हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम भूत वाले कहानी सुनते हैं जो सबसे अच्छी थी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि मुझे रोज सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए इसी ट्रेन को पकड़ना होता था और फिर रात में पढ़ाई और दिन भर की थकान के बाद वापस अलीगढ़ लौटने के लिए भी यही ट्रेन मेरी एकमात्र सहारा थी, जिसका नाम था कल्याणी एक्सप्रेस। ये ट्रेन मेरे लिए सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं थी, बल्कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अगले डिब्बे के पहले कंपार्टमेंट में आते ही मेरी चाल सुस्त पड़ गई। ऐसा होने की बस एक ही वजह थी, और वो वजह आज फिर उसी खिड़की वाली सीट पे बैठी थी। उस लड़की में कुछ तो ऐसा जरूर था जो मुझे उसकी ओर खींचता चला आता था। वो एक अद्भुत दृश्य थी। वही नूर बरसाता बेदाग चेहरा, जैसे किसी ने चांद के टुकड़े को तराश कर बनाया हो। वही काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें जो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थीं, और वही खिड़की से आती हवाओं में हरकत करते रेशमी काले बाल जो उसकी गर्दन और कंधों पर लहराते हुए किसी मनमोहक संगीत की धुन पैदा कर रहे थे। कुछ देर उसे दूर से ही निहारने के बाद, जैसे किसी सम्मोहन से बंधा हुआ, मैं अपनी सीट पे वापस चला आया। मेरे आते ही मेरे दोस्त ने, जिसका नाम करण था, एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों देख लिया राजकुमारी को? उसकी इस बात में थोड़ी सी मजाक और थोड़ी सी जिज्ञासा छिपी हुई थी। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की मुस्कान मेरे होठों पर तैर गई और मैं चुपचाप अपनी सीट पे लेट गया। मेरी आंखों के सामने अभी भी उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। वो फिर बोला, अरे कब तक यूं ही देखने का एक तरफा इश्क करेगा? कभी कुछ बात करने की कोशिश क्यों नहीं करता? करण हमेशा से ही थोड़ा बेबाक और व्यावहारिक था और उसे मेरा यूं गुमसुम रहना और सिर्फ दूर से देखना पसंद नहीं था। मैंने देखा ट्रेन की गति धीरे हो रही थी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से रुक गई। ये कोई जाना पहचाना स्टेशन नहीं था, बल्कि एक छोटा और सुनसान सा स्टेशन था, जहां पसरी हुई खामोशी में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। पूरे प्लेटफॉर्म पे इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया के वासी हों, नशे करने वाले ही थे। कुछ चरसी जैसे, जिनकी धुंधली आंखें और अस्त व्यस्त कपड़े स्टेशन के वीरान माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। प्लेटफॉर्म पे नाम मात्र की लाइटें थीं और उनकी पीली और टिमटिमाती रोशनी में भी लोगों की परछाइयां भूतिया लग रही थीं, जिससे उनके न होने का ही अंदाजा मिल रहा था। मैंने बाहर उस अजीब से माहौल को देखते हुए कहा, इस जैसी मनहूस जगह पे कौन उतरेगा? मेरा दोस्त करण भी बाहर झांक रहा था और बोला, अब ट्रेन रुकी है तो कोई न कोई तो उतरेगा ही। उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी, जैसे वो भी इस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहा हो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, खैर ये तो बता कैसी दिखती है वो तेरी S5 वाली? वो उस लड़की को प्यार से S5 वाली कहता था, क्योंकि वो अक्सर S5 बोगी में खिड़की के पास बैठी हुई मिलती थी। मैं किसी खुमारी के नशे में ढलता हुआ बोला, हमेशा सफेद सूट पहनती है, सर के आधे हिस्से तक उसका दुपट्टा होता है, कान के पीछे की हुई उसकी लटें हमेशा उसकी आंखों पे आ जाने की कोशिश करती है, उसकी आंखों में काजल भरा होता है और वो किसी गहरे समंदर सी शांत दिखाई देती है, बिल्कुल खामोश। उस लड़की की छवि मेरी आंखों में इस कदर बसी हुई थी कि मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात को भी बड़ी आसानी से याद कर सकता था। मैं बोलते बोलते अचानक रुक गया, क्योंकि मैंने देखा खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पे कोई गुजरा और पहली नजर में मुझे लगा कि ये वही लड़की है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं तुरंत गेट की तरफ भागा, ये जानने के लिए कि क्या मेरा अनुमान सही था। मेरे पीछे मेरा दोस्त भी आ गया। मेरी अचानक हरकत से वो थोड़ा हैरान था। उसने मुझे हैरानी से उस लड़की को देखता हुआ पाकर बोला, क्या देख रहा है? ये वही है क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन ये इस तरह इस जगह क्यों उतरी? मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। एक खूबसूरत और शालीन लड़की इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रही होगी? वो बोला, शायद यही रहती हो। मैंने प्लेटफॉर्म के चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, ये जगह है रहने की? यार हाल देख स्टेशन का, लगता है 70 की हॉरर मूवी का सेट है। स्टेशन की जर्जर इमारतें, टूटी हुई बेंचें और हर तरफ पसरी हुई धूल और गंदगी किसी डरावनी फिल्म के सेट से कम नहीं लग रही थी। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, लेकिन वो तेरी वाली तो बेधड़क चली जा रही है अंधेरे में, बिना किसी डर के। करण की बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैंने उस जाती लड़की की तरफ देखा। वो बिना किसी डर के बड़े बड़े कदम लेती हुई चली जा रही थी, जैसे अंधेरा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। डर के अंधेरे को चीरती हुई उसकी सफेद पोशाक दूर तक एक चमकती हुई लकीर की तरह दिख रही थी। मुझे अजीब लगा, क्योंकि एक जवान खूबसूरत लड़की इस तरह एक गुमनाम से स्टेशन पे क्यों उतरी, जहां मुश्किल से कोई ही गाड़ी रुकती होगी? ये बात मेरे मन में एक गहरा सवाल बनकर घूम रही थी। हम न चाहते हुए भी अपनी सीट पे आकर बैठ गए। ट्रेन ने फिर अपनी धीमी गति पकड़ी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर आ गई। यार वो इस जगह क्यों उतरी? मेरे ये तीसरी बार पूछने पर करण गुस्से से बोला, अब बस कर यार, कितना बोलेगा? होगा यही कहीं घर उसका, और इतनी चिंता फिक्र है तो उसका पीछा करके क्यों नहीं देख लेता? उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। शायद वो भी इस रहस्यमय घटना से थोड़ा परेशान हो गया था। मैं अभी उस लड़की का पीछा करने का कुछ सोच ही रहा था कि करण बोला, अब समझ आया यार? मैंने पूछा, क्या समझ में आया?
वो मेरी सीट पे आकर बैठ गया और डराने के लहजे में बोला, पिछले महीने उसी स्टेशन के नजदीक रेलवे पटरी पे एक लाश मिली थी, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? देख, अगर पीछा करेगा तो संभल के। हाँ। करण की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक ठंडी लहर मेरे शरीर से गुजर गई और अचानक उस लड़की के प्रति मेरा आकर्षण डर में बदलने लगा। ये सुनकर मैं पहले से थोड़ा ज्यादा डर गया और उसे उम्मीद से देखा कि शायद वो मेरी इस डर को कम करने के लिए कुछ कहेगा। तो अपनी सीट पे बैठता हुआ वो बोला, अब भाई इश्क तुम्हारा है, लड़की भी तुम ही देखे हो, तो हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें, इसीलिए हमसे तो कुछ कहना मत। करण का ये जवाब सुनकर मैं अकेला और असहाय महसूस करने लगा। शाम के बाद ट्रेन में चढ़ते ही कुछ चक्कर लगा चुका था S5 का, लेकिन अभी तक वो दिखी नहीं थी। मेरा मन बेचैन था और मैं बार बार उस बोगी की तरफ जा रहा था, उम्मीद में कि शायद वो आज भी वहीं बैठी हुई मिलेगी। कुछ देर करण के साथ टाइम पास करने के बाद जब मेरी बेचैनी और बढ़ गई तो मैं एक चक्कर काटने फिर गया और इस बार वो वही अपनी सीट पे थी, उसी सफेद सूट में, खिड़की के बाहर गुमसुम कुछ सोचती हुई। मैं वही उससे थोड़ा सा हटके उसी कंपार्टमेंट में बैठ गया और नजरें बचाकर उसे देखने लगा। वो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक खिंचाव सा था उसकी आंखों में या उसके चेहरे में, जो मुझे अपनी तरफ और भी ज्यादा खींच रहा था। पता नहीं मुझे वो क्यों अच्छी लगी थी, क्या सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत है या इसलिए कि उसे देखकर मेरी आत्मा में एक अजीब सी शांति और खिंचाव महसूस होता था। अलीगढ़ और दिल्ली के इस सफर में बस एक ये चेहरा न जाने क्यों मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। हमेशा बस उसे देखने को ये ट्रेन पकड़ी और उसे यूं ही कुछ देर यहाँ से गुजर कर देख लिया, तो कभी ऐसी ही किसी सीट पे बैठकर उसका दीदार कर लिया। वो मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य थी, एक ऐसी पहेली जिसे मैं हर रोज सुलझाने की कोशिश करता था। ख्यालों में कई बार सोचा कि उसे पहली बार मिलूंगा तो क्या कहूंगा, हाय मेरा नाम अशोक है, मैं आपको आते जाते अक्सर देखा करता हूँ। ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती थी, लेकिन अगले ही पल अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसकर रह जाता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि शायद वो भी अब पहचान गई है मुझे, कि मैं उसे इस तरफ अपने स्लीपर डब्बे से यहाँ जनरल डिब्बे में आकर देखता हूँ। उसकी आंखों में कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी उपस्थिति को जानती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो अपनी खामोशी में खो जाती थी। ट्रेन धीमी हुई और उसी अनजान और डरावने स्टेशन पर रुकने लगी। वो सामने बैठी लड़की अभी तक बिना किसी हरकत के अपनी जगह आराम से बैठी थी। उसके चेहरे पर आने वाले स्टेशन पर उतरने की कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही थी। ट्रेन रुकी और वो लड़की अपनी जगह से उठकर आराम से चलते हुए गेट तक गई। मैं अभी बस अपनी सीट पर बैठा रहा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर उसका सामना करूं या उससे बात करने की कोशिश करूं। और जब मैंने उसे खिड़की से प्लेटफॉर्म पे चलकर आगे जाते देखा, तब मैं अचानक अपनी सीट से उठा और तेजी से स्टेशन पे उतरा। स्टेशन पे उतरते ही एक अजीब सा डर का एहसास हुआ। बहती हुई हवा भी अपने अंदर न जाने कैसा भार लिए घूम रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हर तरफ मंडरा रही हो। स्टेशन के अंधेरे को चीरती हुई बेखौफ वो सफेद सूट में लड़की दूर तक किसी सफेद साये सी लग रही थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में घुलती जा रही थी। एक पल मन हुआ कि अभी लौटकर ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और इस खतरनाक पीछा करने के विचार को त्याग देता हूँ, लेकिन तभी ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे चलने लगी और मेरे पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे। मैं उस लड़की के पीछे चल दिया। वो छोटा सुनसान स्टेशन जिसका नाम अलंगढ़ था, मैंने पीछे लगे बोर्ड पे पढ़ लिया था। वो सफेद सूट में लड़की आगे बढ़े जा रही थी और उसके पीछे मैं संभल कर चल रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था ताकि उसे इस बात का जरा भी एहसास न हो कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर आहट पर मैं चौंक रहा था। स्टेशन से कुछ दूर आकर मैंने देखा वो लड़की रेलवे लाइन की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचकर ठहर गई। मेरी रूह कांप गई उसे इस तरह पटरी पे खड़ा देखकर। मेरे दिमाग में करण की वो डरावनी बात गूंजने लगी कि पिछले महीने इसी जगह एक लाश मिली थी। मन अभी भी कह रहा था कि भाग अशोक भाग, जितना तेज हो सकता है उतना तेज भाग। मेरे अंदर का डर चीख रहा था, मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी अदृश्य बंधन में जकड़े हुए थे। मैं अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया था, पर जैसे मेरे पैर मेरे बस में नहीं थे। मैं सामने देखता रहा, वो लड़की वही पटरी पे बैठ गई और कुछ देर बैठी रही। उस सुनसान जगह पर पटरी के बीचों बीच बैठी हुई वो लड़की एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। मेरे जहन में मेरे दोस्त करण की कही बात याद हो आई कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं है जिसकी लाश मिली थी यहाँ पटरी पर से। इस विचार ने मेरे डर को और भी गहरा कर दिया। मैं वहां से मुड़कर जाने की कोशिश में ही था कि किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में आने लगी। ये आवाज इतनी दर्दनाक और अकेली थी कि इसने मेरे अंदर तक सिहरन पैदा कर दी। मैंने सामने देखा तो पाया वो लड़की ही रो रही थी। उसके कंधे बुरी तरह से हिल रहे थे और उसकी सिसकियां उस खामोश रात में गूंज रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि एक तो इतना अंधेरा और ऊपर से ये खामोशी में किसी लड़की का इस तरह रोना। मैं अपने अंदर ठंड महसूस कर रहा था, खौफ से कपकपाने वाली ठंड। कुछ ही पल में दूर कहीं से ट्रेन की आने की आवाज आने लगी। तभी वो लड़की रोना बंद करके पटरी पे खड़ी हो गई।
ट्रेन की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और उस सुनसान माहौल में ये एक भयानक शोर लग रहा था। मैं अब भी डरा हुआ था। मेरे मन का एक हिस्सा कह रहा था कि ये वही भूत है जिसकी बात करण ने की थी, तो दूसरा मन कह रहा था कि तू जल्दी भाग यहाँ से, अपनी जान बचा। ट्रेन अपनी रफ्तार से सामने आ गई थी और तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आ रही थीं, लेकिन तभी मैंने देखा वो लड़की पटरी से हटकर बैठ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर गई। उसकी हवा का दबाव मैंने साफ महसूस किया और उसके डिब्बों की गड़गड़ाहट कुछ देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। पर ट्रेन के जाने के बाद फिर उसी लड़की का रोना सुनाई देने लगा। इस बार वो और जोर से रो रही थी। उसकी सिसकियां और भी तेज और दर्दनाक थीं। इस बार उसके रोने में कुछ बातें भी थीं, जैसे हमसे नहीं होता, हमसे मौत का सामना नहीं होता, लेकिन हम बेवफा नहीं है समीर, हम बेवफा नहीं है। उसके ये शब्द उस रात की खामोशी को चीरते हुए मेरे कानों तक पहुंचे और मेरे दिल को छू गए। मेरे पैर अब तक कांप रहे थे। अब ये यकीन तो हो गया था कि वो कोई भूत नहीं है, पर इस तरह उसे रोता देखकर अब तक मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैं उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रहा था और मेरे अंदर उसे सैंटा देने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। मैं जैसे ही एक कदम लेकर आगे बढ़ा कि मेरा पैर रेलवे पटरी के पत्थरों से फिसल गया और मैं गिर पड़ा। जब मैं उठा तो उसे अपनी तरफ आता देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं डर गया और चुपचाप ऐसे ही एक तरफ चलने लगा, जैसे मैं किसी पार्क में टहलने निकला हूँ, उम्मीद में कि वो मुझे अनदेखा कर देगी। तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैं डरते हुए मुड़ा। सामने वही लड़की थी। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्की सी दबी हुई थी। उसने कहा, किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और थकावट थी। मैंने हिचकिचाहट से कहा, नहीं, पीछा किसका, कौन, मैं कहाँ? मेरे मुंह से शब्द लड़खड़ा रहे थे और मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने मुझे पहचानते हुए कहा, तुम्हें अक्सर देखा है ट्रेन में आते जाते, तुम पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मेरी नादानी पर थोड़ा सा हंस रही हो। मैं समझ गया कि चोरी पकड़ी गई है, तो मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है ना, वो कहता है आप भूत हो, इस तरह सुनसान स्टेशन पे उतरती हो, गुमसुम बैठी रहती हो। मैंने अपनी सफाई में झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। आगे मैंने कहा, और वो कहता है कि पिछले महीने इसी जगह से एक लाश मिली थी पटरी पर से। इतना कहकर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। मेरे शब्दों ने उस लड़की के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की एक गहरी छाया ला दी। वो चुप थी, गुमसुम सी, फिर मेरे बगल से गुजरकर वापसी के रास्ते पे चलने लगी। मैं भी मुड़कर उसे देखने लगा तो वो रुककर बोली, अगली ट्रेन आखिरी होगी, इसके बाद कल शाम तक कोई ट्रेन नहीं है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, जैसे वो मुझे इस सुनसान जगह पर अकेले न रहने की सलाह दे रही हो। फिर मेरी तरफ पलटी और बोली, बेमन अनजान स्टेशन पे उतरे हो, वापस जाने का कुछ सोचा था या नहीं? आखिरी ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। उसकी चिंता भरी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं भी उसके पीछे हो लिया और स्टेशन तक बिना कुछ बोले उससे 2 कदम पीछे चलकर आ गया। ट्रेन आई और उसके चढ़ने के बाद मैं भी चढ़ गया। हम दरवाजे के पास ही खड़े थे। वो बाहर अंधेरे में गुजरते रास्ते को देख रही थी, पर चुप थी। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर कहीं खोई हुई थी। मैंने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं तो। मुझे अपनी पिछली हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी 2 भरी हुई आंखें मुझे देख रही थी। उन आंखों में इतना दर्द और उदासी थी कि मेरा दिल भर आया। मैं कुछ और कहता कि वो बोली, हम भूत नहीं हैं, पर शायद जिंदा भी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसके बालों को हवाओं से उसके कंधों पे लहराता देखा। वो आगे बोली, तुमने ठीक सुना है कि एक लाश मिली पिछले महीने पटरी पर से। उसने मेरी तरफ नजरें उठाकर कहा, पर वो हम नहीं थे, वो था। मैंने पूछा, कौन, और आपका उससे क्या रिश्ता? मेरा मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा था। उसने ट्रेन के दरवाजे के बाहर दूर तक देखकर कहा, वही रिश्ता जो हर रिश्ते से बड़ा हो जाता है, वही रिश्ता जिसमें हर गुनाह फर्ज हो जाता है, वही रिश्ता जिसमें इंसान सिर्फ उसी रिश्ते से जाना जाता है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और एक अटूट बंधन की भावना थी। मैं आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ लगकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मोहब्बत। कहते हुए मेरे होंठों पे एक हल्की मुस्कान थी जिसे उसने देखा, और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे भी आ गई। उसने कहा, हाँ, यही मोहब्बत, यही तो है जो कोई सीखता नहीं बस करता है। कैसे करता है ये भी नहीं पता, बस हो जाता है। मैं थोड़ा सा दर्द अपने सीने में भी दबाया था जब मेरे सपनों में आने वाली अपने किसी मोहब्बत का राग छेड़ रही थी। मैंने पूछा, पर आप अकेली इस तरह उस स्टेशन? उसने मेरी बात को रोककर कहा, वही हुआ इस इश्क में भी जो दुनिया के न जाने कितनों के साथ होता है। हम चाहते थे उसे दिलो जान से, कसमें भी थी हमारी मोहब्बत में जीने मरने की, लेकिन जब मरने का वक्त आया तब हमने उससे बेवफाई कर दी। मैं अपलक उसे देखता रहा, कितना दर्द था उसकी बातों में। उसने आगे कहा, जब हम दोनों के घर वाले हमारे एक होने के सामने आ गए तो हम दोनों ने साथ मर जाने का फैसला किया। जिस तरह इसी ट्रेन से हमारा इश्क हुआ था,
उसी तरह इन्हीं रास्तों पे हम दोनों ने जान देने का फैसला भी कर लिया था। मैं सुनता रहा उसकी बातें वो बताती गई। उस दिन भी उसने हमारा हाथ थाम कर कहा था कि उसे मोहब्बत है हमसे, और हमने उसे ये कहा था कि कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम पटरी पे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से आई। जब हमने उसकी दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल दी तो सामने पूरी जिंदगी की सारी तस्वीरें घूमने लगी। हमने एक नजर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान। हमने भी ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रेन के हमसे टकराने का इंतजार करने लगे। लेकिन फिर उसी हॉर्न की आवाज से हमारी आंखें खुल गई और ट्रेन को अपने इतने करीब देखकर हम समीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पटरी के बाहर की तरफ कूद गए। मेरा गला सूख गया था और वो इतना कहकर चुप हो गई थी। उसकी आंखें अभी भी बह रही थी। उसके बेदाग चेहरे पे 2 झरने की लकीरें बह रही थी। अब आंखें खोली तो सामने पूरी जिंदगी की सारी तस्वीरें घूमने लगी। हमने एक नजर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान। हमने भी ये देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रेन के हमसे टकराने का इंतजार करने लगे। लेकिन फिर उसी हॉर्न की आवाज से हमारी आंखें खुल गई और ट्रेन को अपने करीब देखकर हम समीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर पटरी के बाहर की तरफ कूद गए। मेरा गला सूख गया था और वो इतना कहकर चुप हो गई थी। उसकी आंखें अभी भी बह रही थी। उसके बेदाग चेहरे पे 2 झरने की लकीरें बह रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रख दिया और कहा, समीर। वो उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और बोली। हमने आखिरी आवाज उसकी सुनी।